हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साइंस का पेपर आपका होने वाला है, विज्ञान का। जैसे कि मैं हिंदी का पेपर अपलोड कर चुका हूं। 2026 बोर्ड का पेपर आपका जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है क्लास 9th के विद्यार्थियों की, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की उनके लिए ये विज्ञान का पेपर है। आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो तो ये पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो ये 70 नंबर का होता है, जिसमें कि 20 MCQ होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 50 नंबर का थ्योरिकल क्वेश्चन होता है पेपर। तो आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर देख कर जाएँ। और अगर आप 10th क्लास का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी होगी। सदिश राशि वो होती है जिसमें केवल मतलब सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सदिश राशि कौन कौन सी इसमें है, तो वेग है जो है ये सदिश राशि है, क्योंकि वेग जो है वो विस्थापन बटे समय से मिलकर बना होता है। विस्थापन बटे समय से, तो विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है, और वेग भी एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, समय, दूरी ये सभी अदिश राशियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं, बल के आवेग का मात्रक है। तो आवेग क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। बल गुणे समय अंतराल मतलब बहुत सूक्ष्म समय के लिए जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसी को हम लोग इम्पल्स यानी आवेग कहते हैं। जैसे हथौड़े से कील पे वार करना, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड निकल के आएगा, तो न्यूटन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर सी है। अगला देखते हैं, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। मतलब लंबी कूद, इसको जैसे कूदना है खिलाड़ी को, तो यहाँ से जब दौड़ लगाएगा वो, तो पहले दौड़ेगा तब वो एकदम से छलांग लगा पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो संवेग बढ़ाना चाहता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। अगर संवेग बढ़ा लेगा तो बल लगा करके वो कूद जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब का बल का मात्रक न्यूटन, और इसका हो जाएगा मीटर का, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो विकल्प नंबर बी लिखा है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला लिखा है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। जब पहले हम लोग वॉच पहनते थे उसमें चाबी देनी पड़ती थी साइड से, चाबी दे देंगे तो उसमें कुक कुक जिसको कहते भर देते थे, तो उसमें आ जाती थी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा संग्रहित कर लेते हैं, उसके बाद जब वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला है, यम ऊर्जा का यमकेश पद्धति में मात्रक होता है। एनर्जी का जो एमकेएस पद्धति में यूनिट है वो क्या होगा, तो कार्य ऊर्जा ऊष्मा सबका मात्रक होता है जूल, एसआई पद्धति में मात्रक। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो डब्ल्यू बराबर, देखो ये भी कार्य है, कार्य ऊर्जा ऊष्मा एक ही चीज़ होती है, तो बल गुणे विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज कह लीजिए या फिर 1/सेकंड कह लीजिए, ये मात्रक होता है आवृत्ति का। आवृत्ति जिसको फ्रिक्वेंसी या फिर न्यू से व्यक्त करते हैं या फिर एन से व्यक्त करते हैं, इस सब को आवृत्ति ही कहते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पर पदार्थ की गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो कण होते हैं वो गैस अवस्था में ज़्यादा गतिमान होते हैं, द्रव में थोड़ा कम, और ठोस में बिल्कुल भी गति नहीं करते। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा इसमें होती है। वायु क्या है, वायु होती है जो वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कई गैसों का मिश्रण होती है। ठीक, तो ये मिश्रण होगी, ना कि यौगिक। निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, क्योंकि जो अणुओं की संख्या निकाली जाती है वो भार बटे अणुभार निकाली जाती है, मतलब मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, तो भार बटे अणुभार। तो हाइड्रोजन का अणुभार बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें मोलों की संख्या ज़्यादा आएगी। क्लोरीन माइनस आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो देखो क्लोरीन का होता है 17, तो इसको करोगे तो 2 8 7 आएगा, 2 8 2 10 7 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेगा तो Cl माइनस बनाएगा, यानी यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों में कितने हो जाएंगे, 8, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो अगला देखते हैं, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है। तो जो समस्थानिक होते हैं, जैसे 20 कैल्शियम 40 और 20 पोटेशियम
39 मान लिया। तो ये जो इसमें देखो परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होगा, कौन सा गुण भिन्न होता है, तो परमाणु भार भिन्न होता है। ठीक, अगला कह रहा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के m कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, पहली कक्षा में 2, अगली में 8, अगली में 7, यानी K L M N। तो यहाँ m वाली कक्षा में कितने हैं, 7, कहाँ ये नहीं 7, यहाँ पे होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं बायोलॉजी में आगे, यदि अंतःपद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर से राइबोसोम्स हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर बाधित हो जाएगी। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RER और एक होता है SER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। स्मूथ वाला वसा का संश्लेषण करता है और ये रफ वाला प्रोटीन का करता है। केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें DNA होता है, तो DNA पाया जाता है 3 में, मल्टीनेशनल कंपनी याद कर लीजिए, माइटोकांड्रिया में, और न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में, और क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर माइटोकांड्रिया हो जाएगा, केंद्रक के अलावा माइटोकांड्रिया हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट तो ऑप्शन में है नहीं, तो माइटोकांड्रिया इसका राइट आंसर होगा। माइटोकांड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर प्राणियों में अरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। देखो अरेखित पेशियों का मतलब है यहाँ पर जो अनैच्छिक पेशियाँ हैं, अनैच्छिक जो बिना इच्छा के चलती, तो ये कहाँ होती हैं, ये मूत्राशय में और आहार नाल में होती है। मूत्राशय में आप नहीं चाहोगे कि मूत्राशय में इकट्ठा हो, लेकिन फिर भी इकट्ठा हो जाएगा। आहार नाल में आप नहीं चाहोगे कि भोजन जो है ऊपर आए नीचे जाए, लेकिन उसमें क्रमानुकुंचन से चलता रहता है। तो यही होती हैं, डी विकल्प। अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होगी, अस्थि अधात्री में किसकी, यानी हड्डियाँ काहे से बनी होती हैं, कैल्शियम और कैल्शियम फास्फेट, और कैल्शियम से बनी होती हैं, कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो इसका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कहलाता है, तो ये बोरान सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया क्या कहलाती है, अगर भिन्न भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया कराई जा रही है तो उसको हम लोग संकरण कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन उसको कहा जाता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन उसको कहा जाता है। बर्मी कल्चर, बर्मी मतलब केचुआ, उस केचुए पाले जाते हैं, उसमें कौन सी खाद बनाने में मदद मिलती है, तो जैविक खाद बनाने में उसको मदद मिलती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आगे हम लोग थ्योरिकल क्वेश्चन पर, जैसे कि पूछ रहा है औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य है, 4 नंबर का है। ये सभी प्रश्न बारी बारी से मैं इनके आंसर भी आपको दिखाता चलूँगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य है, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखेंगे, औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयांतराल से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग औसत चाल कहते हैं। यानी कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपको औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह एक अदिश राशि, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है औसत वेग, सेम है। औसत वेग किसी वस्तु के कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ऊपर जहाँ कुल दूरी थी इसमें रहेगा कुल विस्थापन और नीचे कुल समय। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नीचे टोटल टाइम, इसी को कहते हैं औसत वेग। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है हमारे पास, 4 नंबर का हो गया। अगला है स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई पर रखा पत्थर या खिंचा हुआ धनुष, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। साइकिल चलाने में ऊर्जा रूपांतरण, पेशी ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, हमारे शरीर की रासायनिक ऊर्जा जो भोजन से हमको प्राप्त होती है वो पेशी ऊर्जा में बदलती है, जो पैडल मारने पर साइकिल की यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऊष्मा ऊर्जा, घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी निकल जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या है हमारे पास में, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है।
किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ अपने कानों तक कैसे पहुंचता है? आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? सभी 4 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि क्या है या कैसे उत्पन्न होती है? किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? आपके विद्यालय घंटी ध्वनि उत्पन्न कैसे करती है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ध्वनि क्या है? हॉर्टी साउंड ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना पैदा करती है या कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक। अगला क्या है? विक्षोभ का कानों तक पहुँचना। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम जैसे हवा के कणों को कंपित करती है। ये कण अपने पास वाले कणों में विक्षोभ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगों के रूप में माध्यम से होकर हमारे कानों तक पहुँचती है, यानी ध्वनि को चलने के माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्यालय की घंटी, जब घंटी पर हथौड़े से वार किया जाता है तो घंटी की धात में तीव्र कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन हवा में तरंगे पैदा करते हैं जिन्हें हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रयोग से दर्शाया जाता है कि ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है? इसको देखेंगे चौथे का नंबर। यहाँ पर कह रहा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो बेल जार प्रयोग का प्रयोग करते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम जिसे ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, इसे बेल जार प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। प्रयोग, एक कांच का बेल जार घंटी के आकार का बर्तन लें, उसमें एक इलेक्ट्रिक घंटी लटका दें, जार को नीचे एक वैक्यूम पंप वायु निकास पंप से जोड़ दें। वैक्यूम उसको कहते हैं जिसमें कोई माध्यम ना हो। प्रक्रिया, जब घंटी का स्विच चालू किया जाता है तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है क्योंकि जार के अंदर हवा मौजूद है। आप पंप की सहायता से धीरे धीरे जार की हवा बाहर निकाल दोगे या निर्वात बना दोगे, वैक्यूम बना दोगे। निष्कर्ष, जैसे जैसे हवा कम होती है घंटी की आवाज़ धीमे सुनाई देती है। अब जार के अंदर पूरी तरह से निर्वात हो जाता है तो घंटी बजती है पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनिक का उपयोग किया जाता है, वर्णन कीजिए। और ध्वनि पट्ट क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। घर्षण क्या है? ये सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट से देखते हैं। 4 का खा और गा खंड देखेंगे। ये खा खंड आ गया। धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने में पराध्वनिक अल्ट्रासाउंड का उपयोग। पराध्वनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली और 500 मेगा हर्ट्ज से कम की उपयोग धातु के बड़े ब्लॉकों में छिपी हुई दरारों या दोषों को खोजने के लिए किया जाता है। धातु के ब्लॉक के एक तरफ से पराध्वनिक तरंगें भेजी जाती हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर यानी अभिज्ञापक लगाए जाते हैं। यदि ब्लॉक पूरी तरह सही है तो तरंगें सीधे पार निकल जाएंगी, अगर गड़बड़ होगा तो फंस जाएंगी। यदि ब्लॉक के अंदर कोई दरार या वायु का बुलबुला है तो पराध्वनिक तरंगें उस दोष से टकराकर वापस लौट आएंगी और डिटेक्टर तक नहीं पहुँचेंगी। इससे दोष की स्थिति का पता लग जाएगा। अगला कह रहा था ध्वनि पट्ट क्या है, साउंड बोर्ड क्या है? ध्वनि पट्ट एक प्रकार का परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे वक्ता या ध्वनि स्रोत के पीछे रखा जाता है। कार्य, चूंकि ध्वनि तरंगें प्रकाश की तरह परावर्तित होती है इसलिए ध्वनि पट्ट इन तरंगों को सामने की श्रोताओं की तरफ केंद्रित किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग बड़े हॉल या सम्मेलन में किया जाता है ताकि ध्वनि बिखरने के बजाय सीधे सामने बैठे लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुँच सके। यहाँ पर घर्षण देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर गति करती हैं या करने की कोशिश करती हैं तो उनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, उत्पन्न होने के कारण घर्षण सतहों की अनियमितताओं के कारण होता है। सूक्ष्म स्तर पर कोई भी सतह पूरी तरह चिकनी नहीं होती, उसमें छोटे छोटे उभार और गड्ढे होते हैं जो एक दूसरे में फंस जाते हैं, इसी से घर्षण उत्पन्न होता है। लाभ, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं, वाहनों के ब्रेक घर्षण के कारण ही काम करते हैं, कागज पर पेन या पेंसिल से लिखना घर्षण के कारण ही संभव है। हानियाँ, घर्षण से मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं, यह ऊर्जा की बर्बादी करता है, मशीनों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है और दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। 4 नंबर में है ये, इसको हम लोग देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन और फिर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? विलयन के आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिखिए। तो चलिए तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जल कमरे के ताप पर द्रव है। उत्तर, जल कमरे के ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है क्योंकि निश्चित आकार नहीं, जल का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, या जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। तरलता, इसमें बहने का गुण होता है। हिमांक और क्वथनांक, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस यानी पानी कितने पे जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उबलेगा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर। चूँकि कमरे के तापमान
क्योंकि कमरे का तापमान इन दोनों के बीच होता है, इसलिए यह द्रव अवस्था में ही रहता है, ना तो ठोस होगा ना तो द्रव होगा, मतलब ना तो कहते गैस में बदलेगा। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है, क्यों? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि निश्चित आकार और आयतन, लोहे की अलमारी का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जो ठोस होने का प्रमुख लक्षण है। अगला है उच्च गलनांक। उच्च गलनांक यहाँ पे देखेंगे बहुत उच्च, लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस होता है लोहे का गलनांक, जो कमरे के तापमान से बहुत अधिक, इसलिए कमरे के ताप पर पिघलती नहीं है। दृढ़ता, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिससे कठोर और असंपीड्य होती हैं। अगला देखते हैं इसका आंसर, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता से तात्पर्य किसी निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि विलयन कितना गाढ़ा अथवा कितना पतला है, जो जितना गाढ़ा होगा उतना सांद्र कहा जाएगा। विलयन की आयतन प्रतिशतता का सूत्र, जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो तो सांद्रता को अक्सर आयतन प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर क्या कह रहा है, जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो तो उनकी सांद्रता को जो है हम लोग आयतन प्रतिशतता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी विलेय की सांद्रता नीचे विलयन की सांद्रता गुणे 100, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। विलेय का आयतन वह पदार्थ जो घोला गया है, जैसे अल्कोहल, उसको हम लोग विलेय का आयतन कहेंगे। विलयन का कुल आयतन विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, मतलब पानी और जैसे अल्कोहल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को लिखिए। नील्स बोर ने सिद्धांत की कमियों को किस प्रकार दूर किया? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन, जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्य की प्रकृति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सूक्ष्म कण, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अविभाज्यता, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक क्रिया में न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यही बात उनकी बाद में गलत निकल गई थी, क्योंकि परमाणु विभाजित हो सकता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले थे। समान तत्व, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक निर्माण, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। निश्चित संख्या, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां और नील्स बोर का समाधान। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इसकी मुख्य कमी यह थी अस्थिरता। भौतिकी के नियमों के अनुसार यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा विकृत करेगा। ऊर्जा खोने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति धीमी होगी और अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा। इससे परमाणु अस्थिर हो जाना चाहिए, जबकि वास्तविकता में परमाणु कभी स्थायी नहीं होता, स्थायी होते हैं। वास्तविकता में परमाणु क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, वह स्थायी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन वितरण या मॉडल यह नहीं समझाया जा सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार वितरित है। नील्स बोर ने इनकी कमियों को 1913 में दूर किया और अपनी बात बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विपरीत कक्षा कहा जाता है। ऊर्जा विकिरण नहीं, जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाएगा तो कोई ऊर्जा विकिरित नहीं करेगा, जिससे एनर्जी का लॉस नहीं होगा और परमाणु स्थिर बना रहेगा। और इन कक्षाओं को नाम दिया KLMN, और जहाँ पर n की संख्या थी 1 2 3 4 और यहाँ 2n स्क्वायर के फॉर्म में भरा जाएगा, ये भी बताया। इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 नंबर, जीव विज्ञान में आ गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। विभाज्य ऊतक से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? फसल सुरक्षा के लिए इस क्वेश्चन को करना। और ऊतक किसे कहते हैं? सरल और स्थायी पादप ऊतकों की संरचना, कार्यों का वर्णन, तीनों प्रकार की पेशी रेखी चित्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया वाला देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। 38 ATP बनाता है। संरचना, यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। बाहरी झिल्ली चिकनी और छिद्रयुक्त होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर उंगली जैसी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें हम लोग क्रिस्टी कहते हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो सके। क्रिस्टी के बीच खाली स्थान को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इससे कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। रासायनिक संगठन मुख्य रूप से प्रोटीन 60-70%, लिपिड, बहुत कम मात्रा में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स में श्वसन के लिए आवश्यक कई प्रकार के एंजाइम भी होते हैं। इसका कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? यह कोश की श्वसन का मुख्य केंद्र है। यह ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करता है। ऊर्जा सिक्का भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विभाज्य ऊतक देखेंगे। विभाज्य ऊतक उन ऊतकों को कहते हैं जिनकी विशेष कोशिकाएं निरंतर विभाजित होने की क्षमता रखती हैं, जिसके कारण ही पौधों की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, यह तने और जड़ की शीर्ष में पाया जाता है, माने तने को ऊपर बढ़ाएगा और जड़ों को नीचे बढ़ाएगा। यह पौधे की प्राथमिक लंबाई बढ़ाने में काम करता है। ऑक्जिन जैसे। पार्श्व विभाज्य ऊतक लेटरल मेरिस्टेम, यह तने और जड़े के पार्श्व साइड में भागों में पाया जाता है। यह पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, जैसे कि साइटोकाइनिन और इसे कैम्बियम भी कहा जाता है। और जो है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, यह पत्तियों के आधार पर टहनियों के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। यह पौधों के उन हिस्सों की लंबाई बढ़ाता है जो घास जैसे पौधों में शाकाहारी जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। अब फसल वाला आ गया। फसल सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां जैसे फसल चक्र अपनाना, जैव नियंत्रण, जैविक कीटनाशकों का उपयोग को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण के अनुकूल, ये रासायनिक कीटनाशकों की तरह मिट्टी, हवा और जल को प्रदूषित नहीं करते। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, रासायनों का उपयोग कम होने से भोजन में जहरीले तत्व नहीं पहुँचते, जो मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। मित्र कीटों की सुरक्षा, जैव नियंत्रण केवल हानिकारक कीटों को निशाना बनाता है और खेती के लिए लाभदायक कीटों जैसे मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सस्ता और टिकाऊ या लंबे समय के लिए कम खर्चीला और प्रभावी समाधान है। 11 नंबर क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। हमने एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। सरल स्थायी पादप ऊतक, ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके 3 मुख्य प्रकार हैं। एक मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिकाओं के बीच काफ़ी खाली स्थान होते हैं। अगला कार्य, इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना है। यदि इनमें क्लोरोफिल हो तो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। स्थूल ऊतक, कोलेनकाइमा, इनकी कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर मोटी होती है। इसमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अब आ गया इसका कार्य, यह पौधों के नए भागों जैसे तने और पत्तियों को लचीला प्रदान करता है, उन्हें यांत्रिक सहायता भी देता है। दृढ़ोतक संरचना, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति लिग्निन के कारण बहुत मोटी और कठोर होती हैं, जिससे इनके अंदर कोई खाली स्थान नहीं बचता। कार्य, यह पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, जैसे नारियल के रेशेदार छिलके। पेशी रेशों के प्रकार और अंतर, मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी। पहले देखेंगे संरचना, ये लंबी बेलनाकार और शाखा रहित होती हैं। ये लंबी सिरों पर नुकीली और तर्क रूप होती हैं। अरेखित माने अनैच्छिक और रेखित माने ऐच्छिक। केंद्रक, इसमें बहुत से केंद्रक होते हैं और इसमें केवल एक केंद्रक होता है। किसमें? अरेखित में। अनैच्छिक में एक केंद्रक और ऐच्छिक में कई केंद्रक। नियंत्रण, ये ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा से चलती हैं। अनैच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं चलती। स्थान, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जैसे हाथ पैर। आहार नल और रक्त को नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। रेखित, लंबी पट्टी जैसे धारियाँ होती हैं। अरेखित, इसमें मोटी किनारों पर पतली तर्क रूप और हृदय आपस में जुड़ी हुई शाखाओं वाली हृदय पेशी होती हैं। ठीक, 3 रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो है पूरा मॉडल पेपर समाप्त कर दिया। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, ठीक, तो मैंने जो नंबर बताया था स्टार्टिंग में, वहाँ से आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।